हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। आज के इस वीडियो में 4 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मेन एम ये होगा कि आज के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उन्हें हम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स नहीं आए हैं, प्लस एडिटोरियल भी सिर्फ एक ही है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं जो आज का पहला न्यूज़ है उसको। पहले कुछ प्लेसेस से न्यूज़ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्लेस है बीरत। जो बीरत नाम का प्लेस है इट इज़ इन अ कंट्री कॉल्ड एस लेबनान। और दूसरा प्लेस है करमन जो कि ईरान के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बीरत जो है वो लेबनान के अंदर है और करमन जो है वो ईरान के अंदर प्रेजेंट है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, दूसरा एक डांस का अवार्ड है जिसके बारे में यूपीएससी जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकती है। ये अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है? ठीक है, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को ये पर्टिकुलर अवार्ड रिसेंटली दिया गया है, जो कि एक डांसर एंड कोरियोग्राफर है। ठीक है, अब देखिए ये पर्टिकुलर अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के अंदर ही एक्सपर्ट होते हैं। तो जो वसंत लक्ष्मी जी हैं वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के अंदर ही एक्सपर्ट है। नाउ ये पर्टिकुलर अवार्ड एनुअली दिया जाता है मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक और अवार्ड है जिसका नाम है संगीत कलानिधि अवार्ड। ठीक है, ये भी एक कार्नेटिक म्यूजिक का अवार्ड है जिसे माना जाता है कि म्यूजिक के फील्ड में, कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, ये डांस की फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड है और ये म्यूजिक के फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड है। ये भी एनुअली दिया जाता है, ये भी एनुअली दिया जाता है और दोनों ही मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं स्पेसएक्स के बारे में। स्पेसएक्स जैसा आप जानते हैं एक प्राइवेट एंटरप्राइज है जो कि हेड किया गया है एलॉन मस्क के द्वारा। नाउ स्पेसएक्स के पास एक फाल्कन 9 नाम का एक रॉकेट है जिसको भारत रिसेंटली यूज़ कर रहा है अपने GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। समझते हैं, ये एक बेसिकली डिमांड ड्रिवन बेसिकली एक सैटेलाइट है। डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो से डिमांड करती है कि हमें एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करना है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकें अपने जो बेसिकली रूरल एरियाज़ हैं उन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर में। ठीक है, तो इसे डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। नाउ जब भी डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं तो इसरो उसे खुद नहीं करता है। इसरो क्या करता है, इसरो के पास 2 कमर्शियल आर्म्स है। ठीक है, कमर्शियल आर्म का मतलब क्या होता है, जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, पहले का नाम है NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और दूसरे का नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए। सो इसरो के पास 2 कमर्शियल आर्म्स हैं, एक का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एक का नाम है एंट्रिक्स। अब देखिए इसरो ने क्या किया, NSIL को ये बोला कि आप एक ऐसा सैटेलाइट बनाइए जो कि भारत के अंदर इंटरनेट को प्रोवाइड करने में हेल्प कर सके। तो NSIL ने क्या किया, इसने फंडिंग दी और इसने पूरी तरीके से इसको प्रॉपर्ली चेक करके GSAT-20 नाम का एक सैटेलाइट बनाया और इसको लॉन्च करने के लिए NSIL जो है वो स्पेसएक्स के पास गया और स्पेसएक्स को बोला है कि जो भी आपका नेक्स्ट फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस ऑर्बिट में जाएगा उस पर्टिकुलर समय में हमारा ये पर्टिकुलर सैटेलाइट भी आपको लॉन्च करना है। ठीक है, सो आई होप आप ओवरऑल सिनेरियो को समझ गए हैं। देखिए GSAT-20 जो है वो एक हाई थ्रूपुट सैटेलाइट माना जाता है। हाई थ्रूपुट सैटेलाइट क्या होता है उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, आप बस समझिए एक हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है जिसका ओवरऑल वेट जो है वो 4700 kg के आसपास में है और जो ऑलमोस्ट 48 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है एंटायर इंडिया में। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया ये एक डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आपको बस ये समझना है कि ये एक सेकेंड डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको NSIL ने बनाया है। तो पहला कौन सा था, पहला का नाम था GSAT-24। ठीक है, जो फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट था वो था GSAT-24 और जो सेकंड है उसका नाम है GSAT-20। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके अलावा एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि स्पेसएक्स के साथ भारत पहली बार कोई कोलैबोरेशन कर रहा है और कोलैबोरेशन करके कोई सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया था GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है। तो समझते हैं कि एग्जैक्टली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। हाई थ्रूपुट का मतलब होता है जहां पर सैटेलाइट के पास हायर डेटा प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी है और हायर डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है। मतलब वो ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा डेटा को ट्रांसफर कर सकता है कन्वेंशनल सैटेलाइट के मुकाबले में। ठीक है, जिसके कारण ओवरऑल कॉस्ट जो है सैटेलाइट को बनाने का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज उसमें ओवरऑल जो माइक्रो प्रोसेसर्स है वो काफ़ी कम यूज़ करने पड़ते हैं।
लेकिन जो HTS सैटेलाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, तभी वो इतना फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएगा, राइट। इसके अलावा जो HTS सैटेलाइट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे रीजन्स के लिए जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर। जहाँ पर भी इंटरनेट एक्सेस प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ के लिए HTS नाम की सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो आई होप आप आज के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे वो सारे के सारे समझ चुके हैं। नो, आज का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक्चुअली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे हम फिर भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ऑथर जो है वो ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम का सीधा सा मतलब क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि ब्लड की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है मेडिकल फील्ड के अंदर। कहीं पर भी अगर सर्जरी हो, राइट, या फिर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो तो वहाँ पर जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है ब्लड की अवेलेबिलिटी। अगर ब्लड वहाँ पर सही समय पे अवेलेबल हो तो ऑब्वियसली किसी भी तरीके का जो मेडिकल प्रोसीजर है उसको सक्सेसफुली किया जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ही ये पर्टिकुलर आर्टिकल है ना। इसको थोड़ा सा कनेक्ट किया गया है कोविड-19 के टाइम से और बोला गया है कि कोविड-19 के समय में हमें ये तो समझ आ गया था कि ग्लोबल लेवल पे हेल्थ के मामले में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब एक कंट्री को जितने भी चीज़ें चाहिए होती हैं कभी कभी वो चीज़ नहीं मिलती है, बट दूसरी कंट्री को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो, राइट। इसीलिए ओवरऑल जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, मतलब जितने भी गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको ज़रूरत क्या है? उन्हें ज़रूरत है टू इम्प्रूव द ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर। हमें ग्लोबल लेवल पे अपने हेल्थ के आर्किटेक्चर को उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकें, हम अर्थ का फ्यूचर बचा सकें यहाँ पर, राइट। अगर हम लोगों के हेल्थ के ऊपर ही काम नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, राइट। बिकॉज हेल्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स बनाता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली ब्लड की और ब्लड के प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स डिफरेंट मेडिकल सिनेरियोज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे कंट्रीज़ या फिर ऐसे रीजन्स जहाँ पर ब्लड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है उन्हें सही टाइम पे ब्लड को एक्सेस कराना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी फंडामेंटल कि जितने भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसको नीड है ऐसे चीज़ों की, उन्हें सही समय पे इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी मिले। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तभी एक्चुअली हम एक रेजिलिएंट ग्लोबल लेवल का हेल्थ आर्किटेक्चर हम बना पाएंगे, ठीक है। देखो, ब्लड जैसा मैंने आपको बताया वो हर एक मेडिकल प्रोसीजर का सबसे बैकबोन होता है, मतलब बेसलाइन होता है। अगर हम ब्लड को सही तरीके से हम अवेलेबल करा पाए हर एक कंट्री के पास तो वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा, बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर के लिए। अगर हम रिसेंट WHO का रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अंदर भी ये बताया गया है कि ग्लोबल लेवल पे ब्लड की कलेक्शन के अंदर डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको अभी तक हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए हैं। जैसे कि WHO के जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मतलब ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज जो कि WHO के मेंबर्स हैं, उनको अगर हम देखें तो वो पूरे वर्ल्ड का 14% पॉपुलेशन को बनाते हैं, लेकिन अगर हम ब्लड कलेक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5% ही ब्लड उन्हें मिलता है। जबकि आप जानते हैं कि अफ्रीकन रीजन्स में जो डिजीज़ का स्प्रेड है वो बहुत फास्ट होता है और वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो यहाँ पर ऑथर है वो यहाँ पर ब्लड के सर्विलेंस के बारे में, ब्लड के प्रॉपर ट्रांसफ़र के बारे में, ब्लड के जो ब्लड का मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा ब्लड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं। देखिए, अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो भारत ने डेफिनेटली अपना ब्लड मैनेजमेंट इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा ब्लड यूनिट से शॉर्टेज में चल रहे हैं। 2019-20 में एक रिपोर्ट आया था जबकि भारत के पास ऑलमोस्ट 1.27 करोड़ ब्लड यूनिट्स प्रेजेंट थे। इसके बावजूद हम 6 लाख से ज़्यादा यूनिट के शॉर्टेज में चल रहे थे। समझिए, 1.27 करोड़ के ब्लड यूनिट्स थे, इसके बावजूद हम 6 लाख लोगों को समय पर ब्लड को नहीं पहुंचा पाए। इसके कारण ओवरऑल जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, राइट। और ये एक्चुअली हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम को खराब कर सकता है। आई होप आप ये समझ गए। अब जो ऑथर है, ऑथर का कहना ये है कि अगर हमें ब्लड कलेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना है और ज़्यादा सेफ और सस्टेनेबल बनाना है तो यहाँ पर हमें PPP मॉडल को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका नाम होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि पीपीपी में जो पब्लिक होता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर कर पाएगा कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी रहे, राइट। लेकिन जो प्राइवेट है, प्राइवेट यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर काम करेगा? वो काम करेगा इनोवेटिव मेथड्स के ऊपर, इनोवेटिव मॉडल्स लेकर आएगा, कितने चीप तरीके से, कितने सेफ तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हम ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट। इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया है कि एग्जैक्टली जो पीपीपी मॉडल है उसको यहाँ पर ब्लड कलेक्शन के अंदर लेके आया जा सकता है। ऑथर यहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में भी बात करते हैं। वो बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल का सीधा सा मतलब ये है कि 3 से 4 जो मेजर सिटीज़ हैं उसके बीच में एक बड़ा ब्लड बैंक होना चाहिए और इस ब्लड बैंक से कनेक्टेड छोटे छोटे ब्लड बैंक जो हैं वो हर एक सिटी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ ये जितने भी छोटे छोटे ब्लड बैंक्स हैं इनको कभी भी अगर ब्लड की जरूरत पड़े वो डायरेक्टली इस बड़े ब्लड बैंक से वो पर्टिकुलर ब्लड को डिमांड कर सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो ब्लड बैंक है यहाँ पर ऑलवेज हर टाइम में ब्लड की अवेलेबिलिटी जो है वो हमेशा यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, जहाँ पर एक हाई वॉल्यूम ब्लड बैंक होगा बीच के अंदर जो कि हब की तरह काम करेगा और स्मॉलर ब्लड सेंटर्स होंगे जो कि स्पोक की तरह काम करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा ब्लड की जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बहुत कम होती है, तो अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया है तो उसको कुछ दिनों के अंदर ही उसको इस्तेमाल करना होता है और जल्दी से जल्दी उसको इस्तेमाल करना होता है। नाउ इसके ऊपर ऑथर यहाँ पर एक डेटा प्रोवाइड करते हैं डिस्कार्डेड ब्लड यूनिट्स के बारे में। वो बोलते हैं कि एक डेटा आया था 2014-15 और 16-17 यानी कि 3 साल का डेटा आया था जहाँ पर ये बोला गया कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख ब्लड यूनिट्स जो हैं उसको डिस्कार्ड किया गया, मतलब कि उसको यूज़ नहीं किया गया। रीज़न क्या था? रीज़न था एक्सपायरेशन फ्रॉम नॉट बीइंग यूज्ड, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करने के कारण वो एक्सपायर हो गए, स्टोरेज में रखे रखे वो डिग्रेड हो गए, या फिर वो ब्लड ऐसे थे जिसके अंदर HIV या फिर सिफिलिस नाम की जो इन्फेक्शंस थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। इन्हीं सब के कारण जो ब्लड यूनिट्स थे उनको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया। आई होप आप ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ चुके हैं कि किस तरीके से आज की जो ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रोबस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग जो पीपीपी मॉडल है वो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स थे वो आपको अच्छे से समझ आ गए। आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए आज का डिस्कशन हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं, ठीक है। देखिए जो नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, मतलब डिस्कस तो हम कर सकते हैं बट उसका बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट निकल कर नहीं आएगा। जो चीज़ें एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती हैं सिर्फ उसे ही अगर हम कवर करें तो ही हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारी जो है वो सही तरीके से होगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ये पर्टिकुलर वीडियो जरूर भेजें, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।